स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। शादी को लेकर इंडिया में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। न सिर्फ शादी के रूल बदल रहे हैं, लेकिन चॉइस ऑफ पार्टनर्स भी चेंज हो रहे हैं और कैसे उन पार्टनर्स को चूज किया जाए, इस बात में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले शादी कास्ट के अंदर होनी होती थी, जिसे कहते हैं कास्ट एंडोगेमी, तो लोग इंटरकास्ट शादी भी चूज कर रहे हैं। और पहले जनरली शादियां अरेंज मैरिजेस होती थी, जहां पे एक थर्ड पार्टी दो लोगों के बीच में शादी अरेंज करती थी। लेकिन हिंदू सोसाइटी में एक नियम था जिसे हम कहते हैं कुंडली मैचिंग, जहां ग्रहों की कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। ये एक तरह का रिचुअल परफॉर्मेंस था और इसके बेसिस पे दो इंडिविजुअल्स की कंपैटिबिलिटी चेक की जाती थी, क्या ये आपस में शादी करने के लिए फिट हैं या नहीं है। लेकिन ये कॉस्मोलॉजिकल बिलीफ था, इसको साइंस में एम्बेडेड नहीं था। अब इस कुंडली मैचिंग वाले फिनोमिना को रिप्लेस किया जा रहा है जेनेटिक टेस्टिंग से, जहां पे बहुत सारे कपल्स इंडियन सोसाइटी में अब जेनेटिक टेस्टिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर दो लोगों की जेनेटिक कंपैटिबिलिटी है तभी उन दोनों के बीच में शादी होनी चाहिए। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कई बार जब दो लोगों में जेनेटिक इनकंपैटिबिलिटी होती है तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो कई बार प्रॉपरली फिट नहीं होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। और कई केसेस में ऐसा होता है कि दो कपल्स की जीन्स कुछ इस तरह से डिजाइन है कि उन दोनों की शादी होने के बाद उनके बच्चे पैदा करने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुंडली मैचिंग को जेनेटिक टेस्टिंग से या जेनेटिक कंपैटिबिलिटी से रिप्लेस किया जा रहा है इंडियन सोसाइटी में। और ये एक मेजर ट्रेंड है, लेकिन क्या ये इसे कंप्लीटली रिप्लेस कर पाएगा? अब देखिए, कुंडली मैचिंग जो है एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट है, और बिलीफ सिस्टम का पार्ट हर एक कल्चर में डिफरेंट बिलीफ्स हैं जिनके बेसिस पे लोग कंपैटिबिलिटी चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मॉडर्न सोसाइटीज में लोग कंपैटिबिलिटी लव के बेसिस पे चूज करते हैं कि क्या एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्या एक दूसरे के लिए वो इमोशंस मैच करते हैं। वो भी कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज नहीं है, और ठीक इसी तरह से कुंडली मैचिंग भी करते आए हैं। और आज हम जब साइंस का यूज कर रहे हैं तो क्या जेनेटिक टेस्टिंग इन सारे फॉर्मेट्स को चेंज कर देगी? देखिए, हिंदू सोसाइटी में ऑलरेडी जो रूल गवर्न करता था इन जेनेटिक इनकंपैटिबिलिटीज को मैच करने के लिए, उसे कहा जाता था कि गोत्रा एक्सोगेमी का रूल था हमारे यहाँ पे। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे किस तरह से चॉइस ऑफ पार्टनर्स होता है, किस तरह से शादी करवाई जाती है, तो उसमें बहुत प्राइमरी सिस्टम होता है कि हमारे यहाँ पे गोत्र के बाहर शादी करनी होती है। गोत्र के बाहर शादी करने का मतलब यह है कि जो भी लोग फादर की लाइन में कनेक्टेड हैं या जो भी रिलेटिव्स फादर की लाइन से कनेक्टेड हैं, उन लोगों में आपस में शादी नहीं होगी। और ये शायद रूल इसलिए शुरू हुआ होगा कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई होंगी जब लोग आपस में शादी करते हैं। ठीक इसी तरह से एक सपिंदा रूल होता है। सपिंदा रूल का मतलब होता है कि 7 जनरेशंस फादर की साइड में और 5 जनरेशंस मदर की साइड में, इन सभी को छोड़कर फिर आप अपना पार्टनर चूज करेंगे। तो ये रूल वैसे तो एक रिचुअल बेस्ड रूल है या एक बिलीफ बेस्ड रूल है, लेकिन जब हमारे एंसेस्टर्स ने इन सब रूल्स को बनाया होगा तो शायद उन्हें नहीं पता होगा कि क्या इनकी जेनेटिक बैकग्राउंड है या इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आने वाली जनरेशंस को। लेकिन उन्होंने भी कुछ बातें ऑब्जर्व की होगी जिसके बेसिस पे उन्होंने इस तरह के नियम बनाए होंगे। हो सकता है उन्हें कुछ अनहेल्दी जब बच्चे पैदा हुए होंगे तो उसके बेसिस पे इन्होंने इन रूल्स को गवर्न किया होगा। अब ये बात इन्हें साइंटिफिकली पता थी या ये सिर्फ ये कल्चरल नॉर्म है, ये बात तो कोई नहीं बता सकता जाके। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब जेनेटिक टेस्टिंग की बात हो रही है तो ये बात थोड़ी बहुत प्रूव होती नजर आ रही है कि ये रूल्स बिल्कुल ही इनवैलिड नहीं थे। कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी बहुत साइंटिफिक एक्सेप्टेबिलिटी थी। तो रूल था गोत्रा मैरिज का, यानी कि गोत्र के बाहर आप शादी करेंगे, गोत्रा एक्सोगेमी का। सपिंदा एक्सोगेमी यानी कि आप इन 7 जनरेशन से रिलेटिव जो है उनको छोड़कर फिर आप शादी करेंगे। और ब्रॉडली यही रूल इंडियन सोसाइटी में फॉलो होता था। तो अब देखिए, तब रूल होता था कि कुंडली मैच करेंगे, गोत्र का रूल फॉलो करेंगे, सपिंदा का रूल फॉलो करेंगे और इसके बाद शादी करेंगे। और आज जो रूल आ गया है या जनरली लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि प्री मैरिटल जेनेटिक कैरियर टेस्टिंग करेंगे, डीएनए टेस्ट करेंगे ब्लड टेस्ट के थ्रू, और उसके बाद में वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या दो लोग कंपैटिबल हैं या नहीं है। तो अब देखिए, इस इशू को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जेनेटिक टेस्टिंग क्यों जरूरी है और क्या जेनेटिक टेस्टिंग जब होगी तो वो फुल प्रूफ रिजल्ट्स हमें दे पाएगी। किन किन कंट्रीज ने इन्हें इंप्लीमेंट किया, जैसे ओमान ने इसे इंप्लीमेंट किया था और कई सारी कंट्रीज ने इंप्लीमेंट किया और उन्होंने कई सारे जेनेटिक डिजीजेस को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने रिप्लेस कर दिया। इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो इसी इनकंपैटिबिलिटी की वजह से आते हैं, जो दो लोगों के जब जीन्स मैच नहीं करते हैं इनकी वजह से आते हैं। तो आज बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि आखिर जीन्स क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे आपके इनहेरिटेंस में उनका एक एंगल होता है और क्या डिजीजेस इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और फाइनली हम एक अपना इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाएंगे कि क्या जेनेटिक टेस्टिंग रिप्लेसमेंट है कुंडली टेस्टिंग का, या फिर इन दोनों को साथ लेके चला जा सकता है और क्या सबसे बड़ी बात है जिसे हमें हैंडल करना होगा। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी।
You can use my code MSc Live to join the batch. Already the batch has started. Last date उसकी है 20 मई, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी का। और एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शनल है। जो लोग मेंस देने वाले हैं इस बार, उनके लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ क्रैश कोर्स। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7 जून। यू कैन ज्वाइन द MSc Live। इसके अंदर हम टेस्ट सीरीज, मेन सेंट्रिक प्रोग्राम, इस पे फोकस करेंगे। एंड टू नो ऑल मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम हैंडल एंथ्रोलॉजिकल। अब जब बात हो रही है जेनेटिक टेस्टिंग की, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है आखिर जीन्स हैं क्या और वो करते क्या हैं। सबसे बहुत ही सिंपल, हर इंसान के दिमाग में ये बात आ रही होगी। अब देखिए जीन्स क्या होते हैं कि आप अगर ह्यूमन बॉडी को देखेंगे तो पूरी ह्यूमन बॉडी कई लाखों सेल्स से बनी हुई है। बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हमारे सारे ऑर्गन्स के अंदर हैं। इन सेल्स के अंदर एक बहुत ही छोटा पोर्शन है जो बहुत ही इसका सेंट्रल पोर्शन है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम कहते हैं डीएनए। यानी कि सेल है हमारे अंदर 37 ट्रिलियन और ऑलमोस्ट सभी सेल्स का जेनेटिक कंपोजिशन सेम, यानी कि उनके न्यूक्लियस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है जिसके अंदर पूरा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। आप देखिए डीएनए क्या करता है कि डीएनए एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस में आपका हेल्प करता है, और जब प्रोटीन सिंथेसिस आपका होता है उसी की वजह से आपके जितने ऑर्गन्स हैं उनका रिपेयर मैकेनिज्म, क्या वो सही तरह से फंक्शन करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर एनकोडेड है। तो डीएनए एक तरह से आप देख लें कंट्रोल रूम है जिसके थ्रू आपकी जो भी चीजें जैसी दिखती हैं, जैसे आप फंक्शन कर रहे हैं, कि आपके ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ डिसाइड उस जेनेटिक मटेरियल से हो रहा है जो आपके न्यूक्लियस के अंदर है, सेल के अंदर जो एक छोटा पार्ट है। यानी कि एक सेल देखें अगर अपन पूरा सेल है तो उसका सब पार्ट एक्चुअली न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है आखिर किस तरह से अरेंज्ड है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपकी बॉडी में जो भी एक फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आपके बालों का कलर कैसा होगा, या आपके बाल जल्दी उड़ जाएंगे, या आपकी आंखों का कलर कैसा होगा, या आप पूरी तरह से आपका हार्ट सही फंक्शन करेगा या आपकी किडनी फंक्शन करेगी नहीं करेगी, ये सब कुछ डिसाइड होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन से जिसका नाम है जीन। और ये जीन्स एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब देखिए हर एक इंसान की बॉडी में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली इन क्रोमोसोम्स के अंदर फिट है, और हर एक इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये 23 पेयर्स में आते हैं। 23 आपको आपके फादर ने दिए हैं और 23 आपकी मदर ने दिए, और ये दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और ये सारे पेयर्स में रहते हैं। यानी कि आपके अंदर टोटल 23 पेयर्स हैं, जिनमें से आपको 23 मदर ने दिए हैं, 23 क्रोमोसोम्स मदर ने दिए हैं और 23 क्रोमोसोम आपके फादर ने दिए। यानी कि आधी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके पास आपके फादर की वजह से आई है और आधी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपकी मदर की वजह से आई है। और इन्हीं क्रोमोसोम्स पे जो कि पेयर्स में मिलते हैं, आपको मैं एक सिंपल डायग्राम के थ्रू इसे समझा सकता हूं। अब देखिए कि मान लीजिए ये आपका सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो यहां पे आपके 23 पेयर्स होंगे। 23 पेयर्स का मतलब है कि फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, ऐसे करते करते 23 पेयर्स होंगे। और इसमें से हर एक क्रोमोसोम या तो आपके फादर ने दिया होगा और दूसरा वाला आपकी मदर ने दिया होगा। यानी कि इन 23 पेयर्स में या 46 क्रोमोसोम्स में से 23 पेयर्स आपके फादर ने दिए हैं आपको, 23 फादर, 23 मदर, और इसी की वजह से आपके पास पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके अंदर कोडेड है। अब जीन्स कैसे एक्ट करते हैं कि जब एक क्रोमोसोमल पेयर, आप देखिए ये क्रोमोसोम का पेयर है, और इस क्रोमोसोम के पेयर में हर एक लोकेशन पे आपके जीन्स होते हैं, और ये जीन्स बेसिकली आपके जितने भी फिजिकल ट्रेट्स हैं इनको गवर्न करते हैं। ये जीन्स आपके फिजिकल ट्रेट्स को गवर्न करते हैं। तो देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर पैकेज्ड इनटू 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स, हाफ कम फ्रॉम मदर, हाफ कम फ्रॉम फादर, और इनकी सभी की आपके पास 2 कॉपीज रहती है। एक जीन की आपके पास 2 कॉपीज रहती है और उसकी लोकेशन यहां पे होती है। अब देखिए यानी कि आपका एक ट्रेट इन दोनों से गवर्न हो रहा है, और इसमें से एक पोर्शन आपको आपके फादर ने दिया है और एक पोर्शन आपकी मदर ने दिया, और इन दोनों की कंपोजिशन, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी से ही डिसाइड होता है कि आपके सारे फिजिकल फीचर्स सही होंगे या नहीं होंगे, या फिर आप फिजिकली फिट होंगे, डिजीज फ्री होंगे या नहीं होंगे। ये बात भी यहां से ही डिसाइड होती है। तब देखिए कैसे ये प्रॉब्लम लेकर आता है। अब जेनेटिक डिजीजेस की खास बात है कि ये वायरल डिजीजेस या बैक्टीरियल डिजीज की तरह नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फ्लू होता है, या आपको जुकाम हो गया, आपको बुखार आ गया, ये सब चीजें हम लोग बैक्टीरिया या वायरस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप चाहे कितनी भी हाइजीन मैनेज कर लें, लेकिन आप जेनेटिक डिजीज को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो डिसाइड हुआ है आपके फादर और मदर की कंपैटिबिलिटी के साथ में, कि उनके जीन्स जो थे उन्होंने ऑलरेडी अपना काम कर दिया है, और कैसे वो आपके अंदर बीमारी लाएंगे वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इसीलिए जेनेटिक टेस्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो देखिए कि ना तो इनको हम टीबी की तरह या फ्लू की तरह कैच कर सकते हैं, और जनरली आप देखिए कि 2 पेरेंट्स जो बिल्कुल नॉर्मल दिखते होंगे, जिनके अंदर खुद के अंदर कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी नहीं है,
लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा जीन कैरी कर रहे हो जो कॉम्बिनेशन में आने के बाद में शायद बच्चों के अंदर डिफॉर्मिटी पैदा कर दे, और इसे ही हम बोलते हैं जीन्स। अब ये जीन्स में प्रॉब्लम आती कहां से है कि पेरेंट्स के अंदर भी दो जीन्स होंगे जो कि उन्हें अपने पेरेंट्स से मिले होंगे, तो हर एक पेरेंट के अंदर जो दो जीन्स होंगे जो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर कुछ म्यूटेशंस आते हैं। म्यूटेशन यानी कि उनके अंदर कॉपीइंग एरर्स आते हैं। वो एरर आता है तो वो एक एबनॉर्मल जीन पैदा करता है, उसका एक वेरिएंट पैदा करता है। तो उनके अंदर तो वो नजर नहीं आता, लेकिन जब वो कॉम्बिनेशन में दिखते हैं तो वो आपको एक फॉल्टी पैदा करता है, फॉल्टी या डिजीजेस आपके अंदर पैदा करता है। इसे हम कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन वाला डिजीज। अब देखिए कैसे होता है। अब सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हर एक इंसान के अंदर कॉपी होगी जीन्स की, जैसे आपके पेरेंट्स के अंदर भी कॉपी होगी। जब आप कॉपी देखते हैं तो आपको देखते हैं कि एक क्रोमोसोम पे नॉर्मल है, दूसरे क्रोमोसोम पे भी नॉर्मल है। तो ऐसा इंसान होमोजाइगस नॉर्मल है और इसकी ये कंप्लीटली हेल्दी इंसान है, इसके अंदर कोई भी सिम्टम आपको नजर नहीं आएगा। दूसरा ये होता है कि एक इंसान के अंदर एक जीन तो नॉर्मल है एक क्रोमोसोम पर, लेकिन दूसरे क्रोमोसोमल पेयर पे वहां पर एक फॉल्टी जीन है जो कि म्यूटेशन का रिजल्ट है। अब ऐसा इंसान जो है वो कैरियर है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है, यानी कि दोनों एक जैसी कंडीशन में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, कैरियर हो गया और ये इंसान बिल्कुल भी अनफिट नहीं दिखेगा खुद, लेकिन शायद ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकता है। और लास्टली कॉम्बिनेशन कैसा होता है कि दोनों के पास में दोनों एक क्रोमोसोमल पेयर में दोनों लोकेशंस पे फॉल्टी जीन्स है जो कि म्यूटेटेड जीन है। अगर ऐसा हुआ इंसान के अंदर तो वो इंसान अफेक्टेड पैदा होगा और ये इंसान के अंदर डिजीज होगा। और ये बात कैसे डिसाइड होगी, ये आपके पेरेंट्स से डिसाइड होगी कि आपके अंदर ये कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन है या ये वाला कॉम्बिनेशन। सिंपली इसको ऐसे समझिए कि अगर हम इंसान के क्रोमोसोम को देखें, मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम है आपका और इस क्रोमोसोम के अंदर ये वाली लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे हो सकता है कि एक नॉर्मल हो और यहां पे भी नॉर्मल हो। एक कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है नॉर्मल और फॉल्टी, यानी कि यहां नॉर्मल है लेकिन यहां फॉल्टी है, और आपका फिजिकल ट्रेट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है। तो जब ये दोनों नॉर्मल है तो होमोजाइगस नॉर्मल, जब ये दोनों एक नॉर्मल है और एक फॉल्टी है तो ये हो गया कैरियर, यानी कि ऐसा पर्सन अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन कब ये अफेक्टेड होगा, जब एक फॉल्टी हो और दूसरा भी फॉल्टी, और दोनों जब फॉल्टी होंगे तो ये फिजिकल ट्रेट के अंदर मैनिफेस्ट करते हैं और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। और कहां से ये दोनों आपके पास आए, एक आपके पास आया आपके फादर से, एक आपके पास आया आपके मदर से। यानी कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये आपके फादर और मदर से आपके अंदर आ रही है और वहां से डिसाइड होगा कि क्या बच्चा फिट पैदा होगा या अनफिट पैदा होगा। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे नुआंसेस जो मैं समझने होंगे। अब देखिए सिंपल किस तरह से कॉम्बिनेशन चलता है कि अगर हम फादर को देखें, फादर मान लीजिए कैरियर है, यानी कि इनके अंदर एक लोकेशन नॉर्मल है और एक लोकेशन फॉल्टी है, तो ये खुद फिट होंगे, इनके अंदर कोई डिजीज नहीं होगा। मदर नॉर्मल है और फॉल्टी है, इनके अंदर भी कोई डिजीज नहीं होगा, ये भी फिट है। लेकिन ऐसे में कितने इनके बच्चे पैदा हो सकते हैं, किस तरह के कॉम्बिनेशन पैदा हो सकते हैं। सिंपल देखिए, अगर इनका नॉर्मल जीन दूसरे नॉर्मल जीन के साथ मैच करेगा तो ये फर्स्ट चाइल्ड इनका पैदा होगा। ठीक इसी तरह से इनका एक नॉर्मल जीन अगर इनके फॉल्टी जीन के साथ मैच करेगा तो ये एक ऐसा नॉर्मल कैरियर बंदा पैदा होगा जो कि खुद बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। दूसरे में अगर इनका फॉल्टी जीन इनके नॉर्मल जीन से मैच करेगा तो एक बच्चा फिर से कैरियर पैदा होगा। लेकिन चांसेस कब ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो फॉल्टी के साथ मैच करेगा, और तब ये चौथा बच्चा डिजीज के साथ पैदा होगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आपको अगर ये बात पहले पता कर सकते हैं कि कौन कैरियर है, मान लीजिए कि ये पेरेंट नॉर्मल होता और ये कैरियर होते, तो शायद कभी भी ये कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाता, ये वाला जो बीमारी करने वाला है। तो यही बात आप जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू पता कर सकते हैं, जो कि कई लोग आज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश और सुनीता मान लेते हैं ये शादी करते हैं। एक डिजीज के बारे में हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे ऑर्गन्स के लास्ट कॉर्नर्स तक हमारी ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और ये ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे सर्वाइवल के लिए। अब देखिए कि कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसका सरफेस नॉर्मली राउंड होता है और स्मूथ होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। वो एक हंसिए की तरह चेंज हो जाता है, उसको सिकल की तरह अपना शेप ले लेता है एक म्यूटेशन की वजह से। अब ये म्यूटेशन जब आता है तो इंसान के ऊपर बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं, और ये म्यूटेशन भी दो तरह से पॉसिबल है कि किस तरह से एक इंसान के अंदर पैदा होगा। या तो एक इंसान के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, दोनों राउंड शेप में है, या फिर हो सकता है वो कैरियर हो जहां पे कि एक उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है लेकिन दूसरा वाला उसके अंदर एक एब्नॉर्मलिटी पैदा कर रहा है, यानी कि एक जीन नॉर्मल जीन है और दूसरा जीन एक एब्नॉर्मलिटी पैदा कर रहा है। तो ऐसे इंसान कैरियर होते हैं,
उनके अंदर भी कोई सिम्टम नहीं दिखता। लेकिन जब दोनों ही म्यूटेटेड जीन का कॉम्बिनेशन दिख जाता है बच्चों के अंदर, तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। उसकी वजह से इनके अंदर बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आती है और फाइनली ये इंसान शायद सर्वाइव ही ना कर पाए प्रॉपर्ली। और ये जेनेटिक डिजीज है, इसका कोई बायोलॉजिकल ना कोई वायरस से आपको डिजीज मिला है, ना ही आपको कोई बैक्टीरिया की वजह से आपको डिजीज मिला है, राइट। तो देखिए 11वें जीन पर आपका लोकेटेड है, ये इंस्ट्रक्ट करता है बॉडी को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, जो कि प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। व्हेन बोथ द कॉपीज आर म्यूटेटेड, जब दोनों ही कॉपीज आपकी यानी कि दोनों जीन्स की जो कॉपीज हैं जब वो म्यूटेटेड हैं, तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम होगी, यानी कि ये मान लीजिए आपका क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर सेल के। तो यहां पे और यहां पे जब दोनों ही म्यूटेटेड आपके हैं तो ऐसा इंसान अनफिट पैदा होगा। तो रेड ब्लड कॉर्पुस्कुलर सेल्स शेप इनटू व्हाट, क्रेसेंट, यानी कि एक सिकल का शेप ले लेते हैं, वो इस तरह का कुछ शेप ले लेते हैं। और जब इस तरह का शेप ले लेते हैं तो नॉर्मली आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स के थ्रू पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब राउंड होंगे स्मूथ होंगे तो बिल्कुल रिमोट कॉर्नर्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो पहुंच ही नहीं पाएंगे तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएंगे, तो उनका काम पूरा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो देखिए एक इंसान जिसको ये वाला डिजीज होगा उसके अंदर बहुत सारा पेन होगा, क्रॉनिक एनीमिया होगा, उसके अंदर किडनीज, ब्रेन और सारी चीजें उसकी प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगी, उसके अंदर हायर स्ट्रोक के चांसेस और इवेंचुअली लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाएगा। और कुछ कम्युनिटीज के अंदर ये वाला एलील, ये वाला म्यूटेशन मिलता है। किन के अंदर मिलता है, तो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशंस जो हैं, गोंड, ओरांव और मुंडा, इनके अंदर लगभग 20 to 33% लोग इसके कैरियर हैं। और एक में से तीन इंसान, हर 3 में से एक इंसान इनसे अफेक्टेड होता है। और ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम की तरह उभर के आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये म्यूटेशन हमेशा अनहेल्दी है, ये म्यूटेशन कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है। किन के लिए, जो कैरियर्स हैं, कैरियर्स के लिए हमेशा फायदेमंद है। और कैसे फायदेमंद है, ये उनको हेल्प करता है मलेरिया वाले सिचुएशन में, उन्हें मलेरिया से बचाता है ये। तो कैरियर्स के लिए हेल्दी है, लेकिन जहां पे दो कॉम्बिनेशन एक साथ आ गए, जहां पे होमोजाइगोसिटी आ गई, वहां पे वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा और वहां पे उनको एक फेलियर, वहां पे हो सकता है इंसान जिंदा भी ना रहे। तो हमने देखा कि सिकल सेल एनीमिया एक ठीक इस तरह का है। तो ये किस तरह से आता है, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कैसे आता है। तो चाइल्ड जो है नॉर्मल है, एक केस में एक नॉर्मल और फॉल्टी है, फॉल्टी और नॉर्मल है, लेकिन जब फॉल्टी और फॉल्टी इकट्ठा होगा तो ऐसी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देखा था कि जब फादर भी कैरियर है और मदर भी कैरियर है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि एक बच्चे के इस डिजीज के साथ पैदा होने के चांसेस हैं। ठीक इसी तरह से आप देखिए एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया एक बहुत ही मेजर इशू है, ये भी ठीक इसी तरह से फॉलो करता है इनहेरिटेंस पैटर्न। और थैलेसीमिया की सबसे खास बात यह है कि आपको जब थैलेसीमिया के साथ आप इफेक्ट होते हैं तो थैलेसीमिया वाले बच्चों को लगातार लाइफ टाइम में उनके ट्रांसफ्यूजन चाहिए ब्लड का, बहुत ज्यादा आयरन एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उनको आयरन थेरेपी भी देनी पड़ती है। और ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। लेकिन एक सिंपल टेस्ट अगर आपने पहले करा लिया होता तो शायद आप बच जाते इस बात से। अब इसकी क्या अकरेंस है देखते हैं। 1 in 25 इंडियंस साइलेंटली कैरी अ थैलेसीमिया म्यूटेशन, यानी कि आप कैरियर हो सकते हैं। आप अगर कैरियर है और अगला भी कैरियर है तो यह प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक बच्चे को शायद आपके जो है वो डिजीज हो जाए। अगर कैरियर आप हैं तो आप परफेक्टली नॉर्मल है, लेकिन जब वो दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर तब आपकी प्रॉब्लम होगी। और 10 से 15 हजार बच्चों को इंडिया के अंदर थैलेसीमिया होता है और इसकी एनुअल कॉस्ट एक साल में आपको 10 लाख रुपए अपने बच्चे के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। जिन कंट्रीज ने प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया, जिन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग कराई पेरेंट्स की, उसके बेसिस पे दे वर एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को हो सकती है और इसकी वजह से लगभग 0 इंसिडेंसेस वहां पे थैलेसीमिया के हैं। सिप्रस और ईरान इसके अंदर बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। अब क्या क्या उनको जरूरत पड़ती है, हर 3-4 हफ्ते में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है अगर डिजीज है तो, आयरन चिलेशन थेरेपी क्योंकि बहुत सारा आयरन एक्यूमुलेशन हो जाता है, और फाइनली आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ता है। ठीक इसी तरह से देखते हैं एक और जो बीमारी है कि हंटिंगटन डिजीज। अब हंटिंगटन डिजीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हंटिंगटन डिजीज की सबसे खास बात यह है कि इसका ऑनसेट ही बहुत लेट होता है एज में। एक इंसान 30, 35, 40 साल तक तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन ठीक उसके बाद में उसके अंदर उसके सिम्टम्स आने लगेंगे, उसके डिजीज, उसकी मेमोरी लॉस होने लगेगा और शायद वो समझ नहीं पाएगा कि उसे क्यों हुआ है। और ये भी कंसीक्वेंस है किसका, आपके पेरेंट्स के जीन्स का, उनके कॉम्बिनेशंस का। यानी कि ये कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है नहीं, आप चाहे कितना ही फिट रह लें ये चीजें मैनिफेस्ट होनी है, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें ये चीजें लास्ट में जाके आपके मैनिफेस्ट होंगी। तो देखिए 2 तरह से ये होता है, रिसेसिव हंटिंगटन और डोमिनेंट हंटिंगटन। रिसेसिव का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 2 आपको कॉम्बिनेशंस चाहिए। रिसेसिव का मतलब हो गया आपको 2 फॉल्टी कॉपीज चाहिए जिसकी वजह से आपके अंदर ये हो जाए। तो एक आपका ये मान लीजिए कि आपका क्रोमोसोम है, 2 फॉल्टी होंगे तो आपके अंदर होगा। और एक होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट के अंदर होता है कि आपके अंदर खाली एक भी फॉल्टी आ गया तो भी आप बीमार हो जाएंगे।
तो ये दो हो सकता है। और इसके वजह से होता क्या है, मान लीजिए कि इंसान अरविंद जिसे हंटिंगटन डिजीज है और उसने प्लानिंग की 28 साल की उम्र में कि मैं शादी करूंगा, शादी करता है, हिज फादर हैज जस्ट बीन डायग्नोज्ड विद हंटिंगटन डिजीज एज 56, क्योंकि यह मैनिफेस्ट ही लेट करता है एज में। तो आप देखेंगे प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, सिम्टम्स 35 से 55 साल के बीच में आते हैं, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स, पर्सनालिटी चेंजेस, कॉग्निटिव डिक्लाइन और नो क्योर ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट दैट स्लोज इट। अरविंद हैज 50% चांस ऑफ हैविंग इनहेरिटेड द म्यूटेशन, और हो सकता है उसके भी आगे बच्चे ऐसे पैदा हो। तो ऐसे टाइम पे अगर आप टेस्टिंग करा लेंगे, आपको आइडिया रहेगा ऑलरेडी शादी करने से पहले, तब आप अपने आप में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन शायद ले पाएंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सिचुएशन के अंदर। अब एक और तरह का पैटर्न आता है जो बहुत ही डिफरेंट होता है। अब देखिए ह्यूमन हम लोग में कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा, ये डिसाइड होता है आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो 23rd पेयर है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये डिसाइड करता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। 23rd पेयर में अगर आपके पास X और X है तो आप फीमेल हैं, और अगर आपके पास X और Y है तो आप मेल हैं। अगर आपके पास X और X है तो आप फीमेल हो गए, X और Y अगर आपके पास हुआ तो आप मेल हो गए। यानी कि अगर आप X और X हैं तो एक आपके फादर ने दिया होगा और एक आपकी मदर ने दिया होगा, और फीमेल के अंदर आपके पास हमेशा क्या होगा, X एंड X ही होगा। यानी कि फादर के पास था तो XY खुद के पास, क्योंकि वो खुद भी मेल थे, और मदर के पास क्या था, X और X था, क्योंकि वो फीमेल थी। तो मदर आपको X दे सकती हमेशा, फादर आपको या तो X दे सकते हैं या Y दे सकते हैं। यानी कि अगर फादर ने आपको X दिया तो आप फीमेल हो जाएंगे, फादर ने आपको Y दिया तो आप मेल हो जाएंगे, क्योंकि मदर तो आपको इनएविटेबली X देगी। लेकिन जो मदर का X है, उस X के ऊपर कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि मदर्स के अंदर तो वो दिखते नहीं है, वो खुद कैरियर होती हैं, लेकिन मेल मेंबर्स में हमेशा वो नजर आते हैं। और ऐसी सिचुएशन एक्चुअली इंग्लैंड में बहुत जबरदस्त हुई, जहां एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का प्रॉब्लम ये होता है कि आपका ब्लड क्लॉटिंग करना बंद कर देता है, और जब वो क्लॉटिंग करना बंद कर देता है, एक माइनर अगर आपको कट लग गया तो इतना खून बह जाएगा कि शायद आपके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो। इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया, जिनके अंदर ये म्यूटेशन प्रेजेंट था। उनकी डॉटर्स, पहले जब आपने देखा होगा कि लोग शादी करते थे ताकि दो राज्यों के बीच में संबंध नॉर्मल रह सकें, ठीक इसी तरह से क्वीन विक्टोरिया ने अपने बच्चों को जर्मनी, स्पेन और रशिया में शादी करवाई। और इनफैक्ट जब रशिया में उन्होंने शादी करवाई तो वो फीमेल हीमोफीलिया की कैरियर थी, और वहां के राजा के जो बच्चे हुए उनको ये बीमारी हो गई। और वहां पे वो इतना पैरानॉइड हो गए राजा वहां के, कि उन्होंने बिल्कुल भी उन्हें डायरेक्शन नहीं मिली कि आखिर ये बीमारी उनके पास आई कहां से और क्यों हुई है। और फाइनली उन्होंने एक ऐसे एडवाइजर, जिसने उन्हें बहुत गलत गलत एडवाइजेस दी, बहुत मिस्टिकल बिलीफ्स में उन्हें इन्वॉल्व किया, उसकी वजह से पूरा उनका राज चला गया। और ये पूरी कहानी इसी भी चीज में बेस्ड थी कि एक्स लिंक्ड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पे थी। तो अब देखते हैं क्या होता है ये। When one woman has a faulty X, she is protected by her second normal, तो वो हेल्दी कैरियर है, उनके अंदर सिम्टम नहीं है। लेकिन a man with one faulty X and no second X to back it up has the disease. क्वीन विक्टोरिया को हीमोफीलिया था। Victoria carried a mutation of the F8 gene, the clotting protein. Without it, even minor injuries can lead to this. She was completely healthy carrier. She had no idea. Through royal marriages across Europe, Victoria passed the mutation to Spanish and Russian royal families. और उनके जो बच्चे हुए, उनकी एक डॉटर के जो रशियन थ्रोन पे है, उनको हीमोफीलिया था, एंड हिज पेरेंट्स वर डेस्परेट फॉर सर्चिंग अ क्योर एंड मेड देम वल्नरेबल टू एक बहुत ही नोटोरियस पर्सन जिनका नाम है रास्पुतिन। हिस्टोरियंस आर्ग्यू दिस प्राइवेट फैमिली मेडिकल क्राइसिस contributed to the unraveling of the Romanov dynasty. पूरी डायनेस्टी को उसने गिरा दिया। यानी कि क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं जेनेटिक डिजीज के, ये बात हम यहां से ही समझ पा रहे हैं। अब देखिए कि कहीं कहीं प्रेगनेंसीज का भी रिस्क होता है। एक तो डिजीज की बात हो गई कि हमने देखा हीमोफीलिया, हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, और जो हमने देखा थैलेसीमिया, इन सब की वजह से होता है। लेकिन कई बार प्रेगनेंसीज में भी मिसमैच होता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसे हम कहते हैं HLA। और ये HLA टेस्टिंग भी बहुत आसानी से हो सकती है, अगर आपने नहीं की तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्या होता है ये? अब देखिए HLA बेसिकली क्या होता है, एक एंटीजन होता है जो आपके सेल्स के ऊपर रहता है, जो सेल के सरफेस पर रहता है, और ये आइडेंटिफाई करवाता है आपके इम्यून सिस्टम को कि क्या ये आप ही का सेल है या आपका सेल नहीं है। एक तरह से टैग का काम करता है ये आपके सेल पे। तो आपका इम्यून सिस्टम जब उस टैग से मैच करता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है, अच्छा ये हमारा ही सेल है और हमें इस पर अटैक नहीं करना है। जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आएगी तो उसके ऊपर वो अटैक करेगा, और इसे हम बोलते हैं HLA। तो HLA के बेसिस पे डिसाइड होता है कि दैट इट टेल्स योर इम्यून सिस्टम दिस सेल बिलोंग्स टू मी और एंड डू नॉट अटैक, एंड एवरी पर्सन्स HLA प्रोफाइल इज यूनिक। अब होता क्या है प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि जो बच्चा होगा उसके अंदर 50% मटेरियल तो मदर ने दिया होगा, 50% उनके फादर का होगा, राइट। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं उसके अंदर। जब 50% तो मदर का खुद का ही है तो HLA, इनका HLA सिस्टम उनको समझ जाएगा।
दूसरा, जब फादर का एचएलए डेफिनेटली डिफरेंट होगा, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन, और जब फादर का एचएलए डिफरेंट होगा तो एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ ह्यूमंस के अंदर। वो मैकेनिज्म ये है कि मदर का इम्यून सिस्टम इस फॉरेन सेल की या फॉरेन एचएलए की को टॉलरेट करता है और उसे अटैक नहीं करता। इसी की वजह से प्रेगनेंसीज हो पाती हैं। लेकिन अब उल्टा सिस्टम इसका क्या है कि अगर मान लीजिए मदर और फादर दोनों के एचएलए सिमिलर थे, दोनों किसी वजह से कनेक्टेड थे और दोनों के एचएलए सिमिलर थे, यानी कि सेल के ऊपर जो आईडी टैग था वो सेम था, तो बॉडी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये फॉरेन है या अपना खुद का है। यानी मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो वो जो फीटस होता है उस फीटस के सेल्स को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये फॉरेन है या खुद का है। और ऐसे में जब वो फॉरेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है तो कई बार वो उसी को अटैक कर देती है और एक टाइम के बाद में मिसकैरेजेस होने लगते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी उनमें ज्यादा बढ़ जाती है जब लोग जेनेटिकली या लीनिएज वाइज रिलेटेड हैं। अब देखिए साउथ इंडिया के अंदर एक बहुत ही फेमिलियर सिचुएशन हमें दिखती है। साउथ इंडिया के अंदर कजन्स के बीच में मैरिजेस होती है। मान लेते हैं मीनाक्षी और कार्तिक ने आपस में शादी की और इनके अंदर जो सबसे मेजर फिनोमिना है वो ये है कि इनके अंदर फर्स्ट कजन्स में आपस में शादी होती है। जब फर्स्ट कजन्स के अंदर शादी होती है तो वो काफी सारे जीनोम शेयर करते हैं और अगर इनके अंदर एचएलए कंपैटिबिलिटी को चेक नहीं किया गया तो हो सकता है कि लगातार मिसकैरेजेस होते रहें और ठीक इसी वजह से बच्चे जो हैं वो उनके पैदा नहीं होते रहेंगे और बार बार वे अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि जो आपका है मेल चाइल्ड है, यानी कि हर एक मेल वो होगा जिसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो 23rd पेयर है उसका कॉम्बिनेशन एक्स और वाई है। यानी कि अगर वाई के अंदर थोड़ा भी म्यूटेशन हुआ, कुछ चेंजेस हुए, तो इसकी वजह से हो सकता है कि वो इनफर्टाइल पैदा हो जाए। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है कि वाई क्रोमोसोम सिर्फ फादर ही पास कर सकते हैं, मदर तो आपको सिर्फ एक्स ही दे सकती हैं। तो इट कैरीज अ जीन इन अ रीजन कॉल्ड एज AZF दैट आर एसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। जब ये AZF डिलीट हो जाए तो इंसान तो नॉर्मल पैदा होगा लेकिन उसकी स्पर्म पैदा करने की कैपेबिलिटी बहुत ही डिमिनिश हो जाती है। जीरो काउंट नहीं होगा लेकिन लो स्पर्म होगा उनके अंदर, और जब लो स्पर्म होगा तो डेफिनेटली वो इनफर्टाइल होंगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। IVF के थ्रू वो पैदा कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी से वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं और ये जनरली पास ऑन होता रहता है जनरेशन बाय जनरेशन, और इसकी वजह से भी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आता है। तो आप देखिए कि क्या कर सकता है वो कि अगर हम एक टेस्ट कराएं, प्री जेनेटिक टेस्टिंग करा लें या प्री मैरिटल टेस्टिंग जब करा लें, प्री मैरिटल जेनेटिक टेस्टिंग करा लें, तो हम इससे काफी सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कैरियर है इन रिसेसिव डिजीजेस का, या क्या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आ सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या वाई क्रोमोसोम डिलीशन हो गया है, लो स्पर्म है, मेल इनफर्टिलिटी है या नहीं है। और इनके पास में जब ऑलरेडी अगर इन्होंने नहीं किया होगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि उनको एक अनहेल्दी बच्चा पैदा हो जाए। लेकिन ये बात समझना गलत होगा कि ये फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ हमें एक डायरेक्शन दे सकता है। इवेंचुअली तो कपल्स की चॉइस है कि वो साथ रहना चाहे या ना रहना चाहे, हम उन पे फोर्स नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बच्चों की ही कंसिडरेशन नहीं होती है जब दो लोग शादी कर रहे होते हैं। और अगर उन्हें ये पता लग जाए कि उनके अंदर ये वाला जीन है तो हो सकता है कि जब वो प्रेग्नेंट हो तो ये डिसाइड कर पाए कि क्या ये बच्चा हेल्दी पैदा होगा या नहीं होगा। यानी कि जेनेटिक टेस्टिंग एक्चुअली आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सपैंड कर रही है, आपके होराइजन्स को एक्सपैंड करती है। आपको ये नहीं समझना है कि खाली ये टेस्ट हो गया तो ये इनकम्पैटिबिलिटी हो गया। इसका हमने कंसिक्वेंस कई और कंट्रीज के अंदर भी देखा है। जैसे देखिए कि ये क्या नहीं कर सकता, ये हेल्दी चाइल्ड पैदा करना गारंटी नहीं कर सकता है क्योंकि म्यूटेशंस तो होते रहेंगे, हमेशा चेंजेस तो होते रहेंगे। से एनीथिंग अबाउट इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर, यानी कि बच्चों की इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहता है, खाली ये आइडेंटिफाई करवाता है कि वो प्योरली हेल्दी बच्चे पैदा होंगे या नहीं पैदा होंगे। दूसरा, ये जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और फाइनली, बी फोर्स्ड ऑन एनीवन मस्ट बी वॉलंटरी एंड कॉन्फिडेंशियल थिंग, आपको जबरदस्ती उन पे फोर्स नहीं करना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूं आपको कि ओमान के अंदर ये मैंडेटरी कर दी गई तो कई लोगों की शादियां कैंसिल हो गई। इसमें जरूरी थोड़ी कि सभी बच्चे आपके अनहेल्दी पैदा होंगे, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए। पता जब आप होगी तो आप बहुत बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। यानी कि ये बात कह पाना कि जेनेटिक टेस्टिंग कुंडली को बिल्कुल ही रिप्लेस कर देगा, ये एक डिफिकल्ट पार्ट है। तो अब देखते हैं क्या रिस्क है। जो हमने जितने भी डिजीजेस देखे, ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड, HLA सिस्टम वाले, इनमें प्रोबेबिलिटी है कितने बच्चे पैदा होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 25% चिल्ड्रन रिस्क पे होंगे, यहां 50% चिल्ड्रन रिस्क पे होंगे, यहां रिपीटेड मिसकैरेजेस हो सकते हैं, और यहां पे क्या होगा, सभी बच्चे इनफर्टाइल होंगे। तो इसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि क्या एक्शन होगा, कैरियर स्क्रीनिंग बिफोर मैरिजेस, जेनेटिक काउंसलिंग प्लस इन्फॉर्म डिसीजन, HLA कंपैटिबिलिटी टेस्ट, वाई क्रोमोसोम पैनल, और इसके बाद में आप काउंसलिंग कर सकते हैं। यानी कि हमें ये बात पता थी कि हमारे एंसेस्टर्स ऑलरेडी गोत्रा एक्सोगेमी,
कुंडली मैचिंग, ये सारी बातें कर रहे थे, सपिंदा एक्सोगेमी, ये सब कुछ वो फॉलो करते थे, लेकिन उन्हें शायद जेनेटिक्स के बारे में पता नहीं थी। यानी कि आज जब हमें जेनेटिक्स के बारे में पता है, हम कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो बिसाइड्स कुंडली मैचिंग, बिसाइड्स फॉलोइंग द रूल ऑफ गोत्रा एक्सोगेमी, सपिंदा एक्सोगेमी, वी कैन एक्चुअली इनकॉर्पोरेट जेनेटिक टेस्टिंग इन पार्टनर चॉइस। तो ये कहना गलत होगा कि जेनेटिक टेस्टिंग प्योरली रिप्लेस कर देगा इन सब बातों को, क्योंकि ये सारी कल्चरल बातें हैं और इनके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक था जिसके बेसिस पे उन्होंने ये बात बनाई थी। और ठीक इसी तरह से अगर जेनेटिक टेस्टिंग को हम यूज करेंगे, यानी कि हम साइंस को हमारे कल्चर का पार्ट बनाएंगे, तो हम बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे, हमारे पास थोड़ी सी एक डायरेक्शन होगी जिसे हम फॉलो कर पाएंगे। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में जेनेटिक्स और कल्चर का जो कोरिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यू कैन ज्वाइन दिस, और इट इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इन दी यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, और जितने भी लोग इसको चूज करते हैं बहुत अच्छे उनके स्कोर्स आते हैं। तो माय बैच इज क्लोजिंग ऑन 20th May. यूज माय कोड MSc Live, and those who are joining who are going to appear for the mains examination, you can join my crash course again using the MSc Live. You can go to the website, you'll find the crash course on anthropology. You can join my Telegram channel for more information anthropologically, and you can scan this QR code to join my Instagram handle anthropological. Thank you so much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।